कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। उदय आरजू को ढूंढने राहुल के घर आया, लेकिन आरजू वहां नहीं मिली। कुछ दिन बाद उदय ने पता लगा लिया कि आरजू कहाँ है। वो उसे लेने जा रहा था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था। उसने सब तैयारी कर ली थी। वो समय पर एयरपोर्ट पहुंचा और प्लेन लिया। वो अगले दिन अमेरिका पहुंचा। वो वहां उतरकर सीधे आरजू के कॉलेज पहुंच गया। उसने रिसेप्शन पर बताया, मुझे मिस आरजू से मिलना है, वो टीचर हैं। रिसेप्शनिस्ट ने उससे कहा, जी आधे घंटे के क्लास खत्म हो जानी है, आप थोड़ा वेट कर लें। ओके कहकर उदय उसका वेट करने लगा। आधे घंटे बाद आरजू को मैसेज मिला कि कोई मिलने आया है। आरजू को लगा कि शायद राहुल वापस आ गया है। वो तेज कदमों से चलती हुई जगह पर पहुंची। वो उदय को देखकर हैरान रह गई कि राहुल ने इसे क्यों भेजा। वो उसके पास गई। उदय उसे देखकर खुश हो गया और उसने उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाई। आरजू देखकर हैरान रह गई। ये किसकी है? मतलब मेरी है और किसकी है? मेरी और तुम्हारी। तुम मेरी बहन निक्की हो, आरजू बोली। आप क्या कह रहे हो? मैं कैसे निक्की हो सकती हूँ? जब तुम हॉस्पिटल आई थी तो तुम्हारी कुछ हरकतें और आदतें मुझे निक्की जैसी लगी। फिर राहुल भी कहता था कि तुम्हारी आंखें निक्की से मिलती है, तो मुझे शक हुआ, इसलिए ये टेस्ट करवाया और तुम सच में हमारी निक्की हो। उदय उसे प्यार से देखते हुए बोला, लेकिन अगर मैं निक्की हूँ तो मैं उस घर में कैसे गई? वो मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मुझे वो माँ कैसे याद है जिन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा? आरजू ने पूछा। तुम 6 साल की थी जब किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था। इसके बाद तुम नहीं मिली। हम यूं ही कभी किसी को तो कभी किसी को निक्की समझते रहे और आज तुम मिल गई। निक्की, अब घर चलो, मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे हैं। मम्मी पापा मेरे? आरजू की आंखों में आंसू थे। हाँ, तेरे और मेरे भी, हम दोनों के मम्मी पापा। मेरी निक्की, कहकर उदय ने उसे गले लगा लिया। आरजू भी उससे लिपट गई। भैया। वो दोनों काफ़ी देर इधर उधर की बातें करते रहे। आरजू बोली, भैया मैंने अभी अभी ही ज्वाइन किया है, मुझे कम से कम 1 महीना तो लगाना ही पड़ेगा। तब तक मैं अपने पापा, मेरा मतलब है कि उस सुनील कुमार के बारे में पता लगवाती हूँ कि वो कौन है। मैं हमेशा सोचती थी कि वो सौम्या को इतना प्यार क्यों करते हैं और मुझे क्यों नहीं करते। अब समझ आया, सौम्या उनकी अपनी बेटी होगी। आरजू के आंसू बहे जा रहे थे। उदय बार बार आंसू पोंछ रहा था। वो बोला, बस निक्की, अब और नहीं रोना। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिसने तुम्हें रुलाया है। अच्छा हुआ जो राहुल से तुम्हारा तलाक हो गया, नहीं तो मैंने अब करवा ही देना था। वो सारी जिंदगी निक्की को खो देने के गम में फिरता रहा। उसने तुमसे शादी भी इसलिए की क्योंकि तुम उसे निक्की जैसी लगी, पर फिर उसे एहसास हुआ कि तुम निक्की नहीं हो, तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया। तुम्हारी अपनी कोई अहमियत ही नहीं समझी। उस साले को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। लेकिन भैया, वो तो कह रहा था कि तलाक नहीं हुआ है। आरजू झिझकते हुए बोली। वो यहाँ आया था मेरी ही क्लास में स्टूडेंट बनकर और मेरे पीछे पड़ा था कि मैं उसे माफ़ करके उसके साथ चल दूँ। क्या कहा? वो यहाँ आया था? निक्की, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसे अभी एकदम से हाँ मत करना, उसे थोड़ा समय दो। अगर उसे पता लग गया कि निक्की आ गई है तो कहीं वो तुम्हें छोड़कर फिर निक्की के पीछे ना पड़ जाए। हम उसके सामने किसी को निक्की बनाकर उसके सामने भेज कर देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? करें उसे सेट? मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके मन में कोई भ्रम न रहे, वो अपने दिल को टिका सके। उदय बोला। वाह, ये मज़ेदार होगा, मुझे मंजूर है, आरजू बोली। अब प्रॉब्लम यह है कि निक्की बनाएं किसको? कोई भरोसे वाला होना चाहिए। उदय बोला। मेरे पास है कोई, चलो मिलाती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। आरजू ने जैक को आते देखकर कहा। जैक के पास आते ही आरजू ने दोनों को मिलाया। जैक, ये मेरे फ्रेंड डॉक्टर उदय इंडिया से, और भैया ये मेरा यहाँ का फ्रेंड है, बिल्कुल भाई जैसा। फिर वो उसे अपने साथ ले आई। उदय बोला, निक्की मैं होटल में चला जाऊँगा। नहीं, हमारे पास कई कमरे हैं, चिंता न करो, आरजू बोली। घर आकर जैक ने उसे गेस्ट रूम दिखाया और बोला, आप यहाँ रहिए। उदय वहाँ सामान रखकर बाहर आया। जैक ने उसे लिविंग रूम में बिठाया और उसे कॉफ़ी देकर बोला, आरजू बाहर गई है किसी को लेने।
उदय को पता था कि वो किसी लड़की को निक्की बनाने के लिए लेने गई है। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आई जिसने सलवार सूट पहना था, कमर तक लंबी चोटी, आंखों पर चश्मा था। वो आकर एक सीधी सादी लड़की लग रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली, हेलो, मैं निक्की हूँ, मुझे आरजू ने भेजा है। ओ, आओ यहाँ बैठो, उदय बोला। वो शर्माते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। उदय उसे ध्यान से देखकर बोला, आरजू कहाँ है? पता नहीं, वो किसी काम से बाहर रुक गई, वो बोली। उसने मुंह भी ऊपर नहीं किया। उदय को वो ठीक लग रही थी। आरजू से कहना ओके है, उदय बोला। ओके है भैया, ठीक है ना, वो बोली। उदय उसे देखता रह गया। आरजू तुम? देखा, आप पहचान नहीं पाए ना? तो वो कैसे पहचान पाएगा? आरजू बोली। वाह आरजू, सच में क्या बात है, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया। पर राहुल बहुत तेज है और उसे आरजू से सुंदर लड़की चाहिए। ऐसी सिंपल लड़की उसे फंसा नहीं पाएगी, उदय बोला। ठीक है, वेट करो, मैं अभी आती हूँ, वो कहकर फिर अंदर चली गई। आरजू इस बार एक मॉडर्न लड़की बनकर आई, लेकिन उसने मेकअप ऐसा किया था कि पहचान में नहीं आ रही थी। उदय समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो सोच रहा था कि ये झूठ बोल रही है। आरजू अंदर छुपी बोल रही है और दूसरी लड़कियों को भेज रही है। ये सोचकर वो उठकर कमरे के अंदर झांकने लगा, पर कहीं कोई नहीं था। आरजू हंस रही थी। वो बोली, भैया यहाँ आइए। फिर उसने उदय के सामने अपना मेकअप उतार कर दिखाया। उदय हैरान हो गया। तब वो उदय के पास बैठ गई और बोली, भैया मेरा काम ही ऐसा है, मुझे टाइम टू टाइम अपना रूप बदलना पड़ता है। आपने टाइगर का नाम सुना होगा। टाइगर? वो जिसे ईशान और राहुल ढूंढ रहे हैं, उदय ने पूछा। हाँ जी, वो ये आपकी बहन ही टाइगर है, आरजू ने बताया। क्या अर्जुन, तुम सीक्रेट एजेंट हो? सच्ची? हाँ भैया, मुझे घर से कोई प्यार नहीं मिला तो मैं इस तरफ आ गई। मेरी कुछ दिन पहले ही प्रमोशन हुई है, आरजू बोली। आरजू, अब ये काम छोड़ दो, अब तो तुम्हें प्यार करने वाला परिवार मिल गया है। तुम्हें पता है मम्मी पापा कितना याद करते हैं तुम्हें। मैंने दुनिया का हर कोना छाना तुम्हें पाने को। सिर्फ हमारा परिवार और राहुल ही मानता था कि तुम, निक्की, जिंदा है। बाकी सब के लिए तुम कब की मर चुकी थी, उदय बोला। जब निक्की, मतलब मैं, खोई तो कितनी बड़ी थी। ये राहुल के प्यार का क्या चक्कर है, आरजू ने पूछा। उस वक्त तुम 6 साल की थी। हम, मतलब मैं, राहुल, ईशान, रॉकी और तुम, हम सब साथ साथ खेलते रहते थे। तुमने और राहुल ने एक शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन का छोटा रोल प्ले किया था। तब से तुम कहने लग गई थी कि मेरी शादी राहुल से हो गई। राहुल ने कह दिया था कि वो बड़ा होकर उससे ही शादी करेगा, और किस्मत देखो कि दूर होने के बाद भी तुम दोनों की शादी हो गई, उदय बोला। भैया भूख तो नहीं लगी? मैंने भी आपको बातों में लगा लिया। आप सफ़र करके थक गए होंगे, खाना खाकर रेस्ट करो, आरजू बोली। नहीं, मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है। मेरी बहन इतने सालों बाद मिली है, मेरी बरसों की थकान उतर गई, उदय बोला। खाना खाने के बाद उन्होंने तय किया कि आरजू की जॉब जैक कर लेगा और आरजू निक्की बनकर उदय के साथ चली जाएगी। आरजू ने राहुल को अपने हो चुके तलाक के कागज़ के साथ एक मैसेज सेंड किया कि अब के बाद मुझे मत मिलना, अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। भैया, आपकी बातें सुनकर मम्मी पापा से जल्द मिलने को दिल कर रहा है, पर उनके साथ ये नाटक करने को दिल नहीं कर रहा। इतने सालों के बाद मिलेंगे, वो भी भेस बदल कर, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आरजू बोली। फिर ऐसा करेंगे कि मम्मी पापा के सामने असली रूप में आ जाना, फिर उनको सब कुछ समझा कर भेस बदल लेना। वो खुद ही भेस बदलने को कहेंगे, उदय बोला। तभी आरजू को हैरी का मैसेज आया। भैया, ये मेरा खास दोस्त है, यहीं आया हुआ था, अभी कल ही एक मिशन के लिए इंडिया वापस गया है, आरजू बोली। हैरी ने पूछा था, वीडियो कॉल करूं? आरजू ने खुद ही वीडियो कॉल कर दी। हेलो, क्या हाल है, पहुंच गए इंडिया? हाँ, पहुंच गया। तुम्हें पता, आज मैंने उस कमीने राहुल को देखा। मेरे पास से गुजरा, मुझे देखा, मुझे हेलो भी कहा, पर मैंने भी अनदेखा कर दिया। अमीर होगा अपने घर, मेरा क्या लगता है। मुझे तो उस कमीने पर बहुत गुस्सा आता है। ये किस घटिया बंदे से बात कर रही हो आरजू? मुझे फ़ोन दो, मैं इसे बताऊं ये किसे गालियां निकाल रहा है। कमीना होगा तू, तेरा खानदान मेरे यार को गाली देता है। इसे ये नहीं पता कि चांद की तरफ मुंह उठाकर थूकोगे तो थूक खुद पर ही गिरता है। हैरी जोर से बोल रहा था तो उदय ने सुन लिया था। पहली बार जब उसने राहुल को गाली दी तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन दूसरी बार उसे गुस्सा आ गया। आरजू ने हैरी से बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया।
भैया वो मेरा दोस्त था, आप उसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या सोचेगा वो, आरजू बोली। ये तुम्हारा दोस्त है तो राहुल मेरा दोस्त है, ये उसे बिना बात के गालियां नहीं दे सकता, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, उदय बोला। अच्छा जी, खुद तो भी तो अभी गालियां निकाल रहे थे और मुझे उसे दूर रहने को कह रहे थे, अब बड़ा प्यार आ रहा है। आरजू बोली। मेरा दोस्त है, मैं कुछ भी कहूँ, मुझे हक है, पर किसी और की क्या मजाल कि उसकी तरफ उंगली भी उठाकर दिखाए, तोड़ दूंगा मैं, उदय बोला। वाह क्या बात है भैया, मैं तो सोचती थी कि आप डॉक्टर लोगों को गुस्सा नहीं आता होगा, पर आज सच सामने आ गई, आरजू बोली। फिर दोनों हंसने लगे। अगले दिन आरजू ने कॉलेज जाकर अपना चार्ज जैक को संभाल दिया। फिर वो घर वापस आकर इंडिया जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उदय ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं ले सकता था, इसलिए वो जल्दी वापस जा रहा था। राहुल काम में इंडिया में बिजी था, उसे लीजा का फ़ोन आया। सर जल्दी आ जाइए, बड़े सर आए हैं, बहुत गुस्से में हैं, कहकर लीजा ने फ़ोन रख दिया। राहुल को फ़ोन पर पीछे पापा का डांटना सुन रहा था। उसे समझ नहीं आया कि पापा क्यों गुस्सा हैं। वो उसी वक्त वहाँ से निकल लिया। घर में आया तो पापा लिविंग रूम में टहल रहे थे। उसे देखते ही शुरू हो गए। तुम कब सुधरोगे, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है, इतनी प्यारी बच्ची है वो, पर तुम्हें पता नहीं कौन सी अप्सरा चाहिए थी जो उस जैसी लड़की को तलाक दे दिया। इस बात के बारे में भी सोचा है कभी, जीते जी मार डाला इसे। तुम्हारी इनडेंटेंट एंड पेंडेंट मॉडल से तो लाख दर्जे सुंदर थी वो। पापा मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मुझे उस वक्त आरजू की अहमियत समझ नहीं आई, लेकिन बाद में समझ में आ गई। मैं उसे मनाने अमेरिका भी गया, आप देखना पापा, वो आपकी बहू है, वही रहेगी, मैं उसे वापस ले आऊँगा, राहुल बोला। तुम क्या समझते हो, मैं क्या दूध पीता बच्चा हूँ जो तुम्हारी इन बातों को सच मान लूँगा। बाप हूँ तुम्हारा, बचपन से पाला है तुम्हें, तुम्हारा मुँह देखकर बता सकता हूँ कि तुम अब क्या करने वाले हो, और तुम मुझे ये नाटक करके दिखा रहे हो। भला तलाक के बाद कोई दोबारा क्यों तुमसे शादी करेगी। अब जो भी करो उसी से दोबारा शादी करो, और सबसे पहले तो उन मॉडलों से दूर रहो। मुझे अब कोई फ़ोटो नहीं देखनी अखबारों में या न्यूज़ में। हर बार इतना दिल खराब होता है कि मैंने बेटा पैदा किया है कि। पापा का पारा चढ़ता जा रहा था। पापा मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा था, पर पापा अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया है। मेरी बदकिस्मती कि ये मुझे देर से समझ में आया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बहू के रूप में आरजू ही होगी, राहुल बोला। राहुल की बात सुनकर पापा हैरान रह गए। क्या तुम सच कह रहे हो। हाँ पापा, आरजू बहुत अच्छी है, मैं ही बुरा हूँ, मुझे अपने प्यार का समझ नहीं आया, समझ नहीं पाया कि प्यार होता क्या है। जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो गई थी। वो मुझे छोड़ गई थी, पर मैंने भी तय कर लिया है कि उसी को मना कर लाऊंगा। पापा का गुस्सा शांत हो गया। गलती मेरी ही है बेटा, मैंने तुम्हें बिजनेस करना तो सिखा दिया, रिश्ते निभाने न सिखा सका। अगर तुम्हारी माँ होती तो वो तुम्हें समझाती। पापा आप ऐसा न कहें, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, आपकी बदौलत ही मैं यहाँ हूँ। आप मेरी चिंता न करें, मैं सब ठीक कर दूँगा। चलो खाना खाते हैं, इतने लंबे सफ़र के बाद आप थक गए होंगे, बूढ़े हो गए हैं, राहुल बोला। अरे बूढ़ा होगा तेरा दादा, मुझ पर तो जवानी आनी शुरू हुई है अभी। आज भी जहाँ से गुजर जाऊँ लड़कियाँ खड़े होकर देखती हैं, पापा बोले। देखेंगे ही, अपने बेटे पर जो गए हो आप, राहुल अपने चेहरे पर हाथ मारता हुआ अकड़ के बोला। सच ही कह रहा था, उसके पापा की शक्ल और कद काठी राहुल जैसी ही थी, बस कोई कोई बाल सफ़ेद हो गया था, पर इसमें उनकी पर्सनालिटी और निखर गई थी। राहुल की बात सुनकर उसके पापा बोले, बेवकूफ़, मैं तेरे पर नहीं गया, तू मेरे पर गया है, और कहकर हंसने लगे। अच्छा चल, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों खाना खाने लगे। पापा आप न पुरानी फिल्में देखना बंद कर दीजिए। क्यों, क्या हुआ। पुराने फिल्में देखकर आप पुरानी फिल्मों के बाप की तरह उस वक्त एंट्री की जब मैं घर में था ही नहीं। यार कुछ तो नया किया करो। कंपनी में आकर हंगामा करते, कुछ अखबारों में आता, कुछ लोग बातें करते, बात आरजू तक जाती, राहुल बोला। अच्छा जी, ये भी तो फिल्मी ही है। अब आरजू को लाना तेरी जिम्मेदारी है, मैं बीच में नहीं पड़ता। मैंने आज जापान के लिए निकलना है, एक दिन मिला था सो यहाँ आ गया। देख अब तू अपने बारे में सोच, मैं भी अपने बारे में सोच सकूं, उसके पापा बोले। अच्छा जी, कहाँ नज़रें लड़ा कर आए हो, जिसे पाने के लिए मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। चलो अच्छा है, आप बिजी हो जाओ तो मुझे भी आपकी कम टेंशन होगी।
नजरें तो जब लड़ानी थी तब नहीं लड़ाई, अब इस उम्र में क्या लड़ाऊंगा। तू खुश रहे तो तेरी चिंता छोड़ूं। खाना खाकर पापा एयरपोर्ट चले गए और राहुल कंपनी। राहुल के पापा फ्लाइट लेने के लिए जा रहे थे कि सामने से उन्हें उदय आता नजर आया। वो रुक गए। उन्होंने कहा, कैसे हो उदय बेटे? उदय एकदम से घबरा गया। उसने अपने बगल में देखा, उसके साथ कोई नहीं था। वो भागकर अंकल के पास आया और चरण छूकर बोला, अरे अंकल आप यहाँ? हाँ, उस कमबख्त से मिलकर आ रहा हूँ। तुमने उसके तलाक के बारे में मुझे बताकर अच्छा किया। अच्छी डांट लगा कर आया हूँ। वो बोल ही रहे थे कि उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई तो वो उदय को बाय कहकर चले गए। आरजू पास के पिलर के पीछे से निकल कर आई। बाल बाल बच गए। अगर मैंने ध्यान न रखा होता तो पापा हमें झट से पहचान जाते। हाँ, मैंने भी अंकल को देखते ही पहले तुम्हारी साइड देखा, फिर शुक्र मनाया कि तुम यहाँ हो नहीं। अब चलो, बाहर कार अपना वेट कर रही है, उदय बोला। वो लोग बाहर आए तो ड्राइवर ने उन्हें विश किया और सामान उठाकर कार में रख दिया। आरजू खिड़की से बाहर शहर को देख रही थी। उसे चुप देखकर उदय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए। मुझे अब फील होता है कि उस परिवार ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, पर पापा ने भी मेरे साथ कुछ खास नहीं किया। स्कूल में मैं स्कॉलरशिप के दम पर पढ़ी, फिर कॉलेज ने ही मुझे अपने खर्चे पर बाहर पढ़ने भेजा। अब वापस आई तो सौम्या की साइड किक की तरह कंपनी में रख दिया। फिर राहुल को 2 करोड़ में मुझे बेच दिया। तुमने उन्हें छोड़ क्यों नहीं दिया था? मैंने उस माँ जिसने मुझे पाला, जिसे मैं अपनी माँ समझती थी, उनको मरते वक्त वचन दिया था कि मैं पापा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सो मैंने हर दुख सहा पर उनका साथ नहीं छोड़ा। आरजू दुखी मन से बोली। उदय ने उसके सर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। समझो आज ही तेरा जन्म हुआ है, इतना प्यार मिलेगा कि सब भूल जाओगी। कार आलीशान कोठियों से होते हुए एक बड़ी सी कोठी के बाहर रुक गई। उदय ने कहा, चलो निक्की घर आ गया। आरजू का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उदय ने उसका हाथ पकड़कर उतारा। वो लोग घर के अंदर आ गए। अंदर लिविंग रूम में मम्मी पापा और दादाजी बैठे चाय पी रहे थे। उदय को देखकर वो हैरान रह गए। पापा गुस्से से बोले, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? क्या सोचते हो कि बड़े हो गए हो? बड़े होकर भी बेटे तो मेरे ही रहोगे तुम। वो और बोलने वाले थे कि आरजू को देखकर चुप हो गए। तीनों की नज़रें आरजू पर टिकी थी। उदय बोला, पापा देखिए, जिसका आप सबको 18 साल से इंतजार था, ये लो मैं ढूंढ लाया उसे। दादाजी के कदम लड़खड़ा गए। वो उठने लगे थे कि दोबारा सोफे पर बैठ गए। मम्मी सबसे पहले भागकर उसके पास पहुंची। उनकी आंखों से पानी झरने की तरह बरस रहा था। वो कांपती आवाज़ में बोली, ये अपनी निक्की है? पापा दादा भी नम आंखों से उदय को देख रहे थे। उदय ने अपने आंसू पोंछते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मम्मी ने आरजू का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ लिया, उसे प्यार से देखा, फिर गले लगा लिया। तब तक पापा भी दादाजी को उस तक ले आए थे। मम्मी को पीछे करके दादाजी और पापा ने उसे गले लगा लिया। सभी रो रहे थे। नौकरों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। सब सोच रहे थे कि शायद उदय भैया दुल्हन ले आए हैं। मम्मी पापा दादा बारी बारी से उसे पकड़ लेते और रोने लगते। तब उदय ने उन्हें कहा, पापा जी, हमें इसे अभी छुपा कर रखना होगा, क्योंकि इससे इसके किडनैपर्स इसे पहचान न लें। हम इसे बाहर ही नहीं भेजेंगे, दादाजी बोले। पर कब तक? हमने उन्हें पकड़ना भी तो है। उल्टा हमें जल्द ही इसके मिलने की खुशी में पार्टी देनी चाहिए, ताकि मछली खुद जाल में फंस जाए, उदय बोला। बेटा तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? पापा ने आरजू से पूछा। आरजू कुछ बोल नहीं पा रही थी। उनका प्यार देखकर उसके आंसू बह निकले। मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। दादाजी बोले, बहू इसे इसके कमरे में ले जाओ, थकी हारी आई है, आराम करने दो, फिर बात करते हैं। मम्मी उसे लेकर अंदर चली गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो आरजू देखकर हैरान रह गई। सब कुछ पिंक रंग का था। दीवारों का रंग, पर्दों का रंग, चादर का रंग, यहाँ तक कि कारपेट भी पिंक रंग था, जैसे किसी प्रिंसेस का कमरा हो। सामने अलमारी किस्म किस्म की गुड़ियों से भरी पड़ी थी। ये तेरा कमरा है, तुझे पिंक रंग पसंद था, इसलिए तेरे पापा ने ये कमरा तैयार करवाया था। तेरे जाने के बाद भी मैं यहाँ साफ सफाई करती थी और बाकायदा सारे पर्दे वगैरह बदलती रहती थी। हमें उम्मीद थी कि तू एक दिन ज़रूर आएगी। ये देख, ये सारी गुड़ियाँ तेरे दादाजी, तेरे पापा, उदय, राकी, राहुल और ईशान की दी हुई है। हर साल तेरे बर्थडे पर ये लोग ये गुड़िया लाते थे।
क्योंकि छोटे होते हुए तूने कहा था कि मैं लड़की हूँ, मुझे कार नहीं गुड़िया गिफ्ट करो। तब से तेरे पापा कहीं भी कोई गुड़िया देखते तो ले आते थे। बेटा क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? मम्मी बोली। आरजू को कमरा देखकर कुछ कुछ याद आ रहा था, जैसे वो छोटी सी इस कमरे में भाग रही है। उसके हाथ में एक उसके कद जितनी गुड़िया है। उसकी मम्मी उसे सेब खिलाने के लिए पीछे भाग रही हैं। पास ही पापा खड़े हंस रहे थे। अचानक वो अलमारी के पास गई। उसने अलमारी खोलकर एक गुड़िया को उलट कर देखा, फिर बोली, मम्मी मेरी पिंक डॉल कहाँ है? यहाँ नहीं है। ये देखते ही माँ के आंखों में रुके हुए आंसू फिर बह निकले। तुझे याद है निक्की, तेरी वो पिंक डॉल? हाँ वही, जिसे तू हरदम अपने पास रखती थी। वो उस वक्त भी तेरे पास थी जब तू किडनैप हुई थी। उसने लोगों ने पता नहीं उसका क्या किया होगा, मम्मी बोली। उन गुड़ियों को देखते ही आरजू को चक्कर आने लगे। वो गिर गई। मम्मी ने आवाज़ लगाई, उदय जल्दी आओ, उदय, निक्की। मम्मी का चीखना सुनकर वो तीनों कमरे में आए। उदय ने जल्दी से आरजू को उठाकर ऊपर लिटाया। उसने उसकी नब्ज चेक की। मम्मी क्या हुआ यहाँ? बेटा ये गुड़िया देखते देखते वो बोली कि मम्मी मेरी पिंक वाली गुड़िया कहाँ है? मैंने बताया कि वो उसके साथ ही थी जब वो किडनैप हुई थी, बस उसके बाद ये सर पकड़ के गिर गई, मम्मी ने बताया। क्या इसने पिंक गुड़िया के बारे में पूछा? इसका मतलब इसे कुछ याद आ गया है, उसी वजह से ये बेहोश हुई है। बाकी सफ़र की थकान भी है, इसे आराम करने दो, उठेगी तो ठीक हो जाएगी। सबको कुछ राहत मिली। सब वहीं सोफे पर बैठ गए। आरजू को सपना आने लगा कि 4-5 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। वो छोटी सी है। उसने गुलाबी रंग का गाउन पहना है। वो कोट पैंट पहने लड़के से बोली, राहुल देखो आज अपनी शादी है, मैं सबसे सुंदर दुल्हन हूँ ना? उसके हाथ में वही पिंक डॉल है। वो लड़का जिसे वो राहुल कह रही थी वो बोला, हाँ तुम सबसे सुंदर दुल्हन हो। उधर उधर के पापा उदय से बोले, उदय मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। देखा ही नहीं बल्कि मैंने इससे बात भी है। क्या ये हमारे आसपास ही थी? हाँ जी पापा जी, आप इससे मिले हैं। उस दिन राहुल ने जिस लड़की से शादी की थी वो यही थी, उदय बोला। क्या उस कमीने शरण की बेटी जिसने इसकी शादी के बदले राम से 2 करोड़ लिए? पापा गुस्से में बोले। पापा धीरे बोली, हाँ जी पापा वही। उस कमीने की अपनी बेटी नहीं थी ना, इसलिए उसने ऐसा किया। ये तो उस दिन राहुल मैंगो एलर्जी के कारण इसको मेरे हॉस्पिटल में ले आया था। ये एलर्जी बहुत ही रेयर को होती है, मम्मी को भी है, तो मुझे लगा कि कहीं ये निक्की तो नहीं, क्योंकि राहुल ने भी इससे शादी इसलिए की थी क्योंकि उसे इसकी आंखें निक्की जैसी लगी। मैंने डीएनए करवाया तो ये सच में अपनी निक्की निकली। दादाजी बोले, तो अब ये राम की बहू है? हाँ जी दादाजी, पर राहुल ने इसे पहले निक्की के कारण तलाक दे दिया था, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो निक्की को नहीं आरजू को प्यार करता है, तो उसने तलाक को वैलिड नहीं करवाया। पर मैंने नकली कागज़ बनाकर इन दोनों को यकीन दिला देना है कि ये तलाक हो चुका है। अब देखते हैं कि राहुल निक्की को अपनाता है या आरजू को, उदय बोला। उधर आरजू सपने में बहुत खुश थी। वो सबको बता रही थी कि मेरी राहुल से शादी हो गई। फिर अचानक से सीन बदल गया। अंधेरा हो गया। वो जंगल में भागे जा रही थी। उसे घर नहीं मिल रहा था। वो चिल्ला रही थी मम्मी पापा और रोए जा रही थी। वो सोते सोते सच में चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो तीनों उदय की बात सुनकर हैरान थे। 2-3 घंटे से वो सो रही थी। सभी वहीं सोफे पर बैठे थे। उसे हिलते देख वो उसके पास भागे आए। वो एकदम से चिल्ला कर उठी, मम्मी। हाँ मेरे बच्चे, मम्मी यहीं है, कहकर मम्मी ने उसे गले लगा लिया। उदय उसके पास आया। उसने नैपकिन से उसके माथे का पसीना पोंछा, फिर पूछा, निक्की तुम ठीक तो हो? आरजू ने सबकी तरफ देखा, फिर बोली, हाँ जी मैं ठीक हूँ। कोई सपना देखा निक्कू? दादाजी बोले। हाँ जी, मैंने देखा कि मैं छोटी सी दुल्हन बनी हूँ और राहुल से कह रही हूँ कि अपनी शादी हो गई। उसने भी कहा कि हमारी शादी हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मैं किसी जंगल में खो गई। मैं भागती फिर रही थी और मुझे घर नहीं मिल रहा था। मैं मम्मी पापा को पुकार रही थी कि आँख खुल गई। हाँ सच, मुझे एक और सपना दिखा। मैं इस कमरे में इधर उधर भाग रही हूँ और मम्मी मुझे सेब खिलाने के लिए मेरे पीछे भाग रही हैं, आरजू ने रोते हुए बताया। पापा ने उसे गले से लगा लिया। ना मेरे बच्चे, अब रोना नहीं है, अब जो होगा अच्छा ही होगा। पापा क्यों न कल इसके आने की खुशी में पार्टी दे, सबको बुलाते हैं, उदय बोला।
उसने आरजू को इशारे से पूछा, ठीक है ना? उसने सिर हिला के कह दिया, ठीक है। उन्होंने फ़ोन पर ही सबको मैसेज भेज दिए। शाम को राहुल घर बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था कि उदय का मैसेज आया, निक्की के मिलने की खुशी में कल पार्टी है। निक्की? राहुल ने दोबारा पढ़ा। ये कैसे हो गया? उसने बताया क्यों नहीं? राहुल ने उदय को फ़ोन किया, फ़ोन बिजी आ रहा था। उदय के पास रॉकी का फ़ोन आया हुआ था, ईशान भी उसके साथ ही था। दोनों हैरान थे। रॉकी बोला, ये कहाँ मिली? तूने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, कम से कम मुझे तो बताता, मैं तो तेरी हेल्प कर ही सकता था, ईशान बोला। उदय ने कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, मिल गई है बस, अब यहाँ आकर देखना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इस दौरान राहुल भी उदय को फ़ोन मिला रहा था, पर उसका फ़ोन बिजी आ रहा था। राहुल बार बार फ़ोन मिलाए जा रहा था। उदय ने जैसे ही उनसे बात खत्म की, राहुल का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठते ही राहुल ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया, कहाँ मर गया था? कब से फ़ोन कर रहा हूँ तुझे, पता नहीं किससे बातें करने में बिजी हुआ पड़ा था। ये क्या मैसेज किया है? क्या निक्की सच्ची मिल गई है? कहाँ है? घर है? मैं अभी आऊँ? अभी ईशान और रॉकी का भी फ़ोन आया था। अभी मत आना, अभी मम्मी पापा वगैरह को तो मिल लेने दे, कल पार्टी में ही मिलना, शाम को आ जाना। निक्की को अभी ज़्यादा याद नहीं है, उदय बोला। तू अकेला लेने चला गया? मुझे तो बता देता, राहुल बोला। तू शायद भूल गया, मैं तेरे पास ही गया था। तूने साफ जवाब दे दिया कि तुझे निक्की से कोई लेना देना नहीं है, फिर मैं अकेला ही चला गया। वो तो मैंने निक्की और आरजू में से किसी एक को चुनने की बात पर कहा था कि मैं अब आरजू से प्यार करता हूँ। निक्की से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या पता था कि तू उसे लेकर आने की बात कर रहा है। चल, रात गई बात गई, कल मिलते हैं। अगले दिन शाम को घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी बहुत खुश थे। नौकरों को बता दिया था कि घर की खोई हुई बेटी 18 साल बाद मिली है। सारे खुश थे। आरजू ने सबकी सलाह से भेष बदल लिया था। उसने ऐसा मेकअप किया था कि पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसने बचपन की तरह बाय कट बाल बनाने के लिए बालों का विग लगाया। उसका सारा माथा बालों से ढक गया था। उस पर उसने आंखों पर नज़र का चश्मा लगा लिया ताकि कोई पहचान ही न सके। और सच में वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट पर ब्लू जीन की ही स्टाइलिश हाफ जैकेट पहन रखी थी और गले में स्लिंग बैग लटकाए हुए बार बार बालों को माथे से परे कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी मम्मी भी उसे पहचान नहीं पाई, कोई और कैसे पहचानता। पार्टी जोरों पर थी, सब लोग आना शुरू हो गए थे। आरजू को अभी अंदर उसके कमरे में ही बिठाया हुआ था। राहुल, ईशान और रॉकी भी आ गए थे। वो अंदर आरजू के कमरे में जाने लगे, तभी वहाँ से आरजू और निक्की निकल कर आई। उसने उन सब की तरफ देखा। वो तीनों उसे देखते ही रह गए। वो बोली, लेट मी गेस, तुम ईशान, तुम रॉकी और तुम मेरे दूल्हे राहुल। राइट, देखा मैंने ठीक गेस किया ना? उसने हंसते हुए कहा। राहुल उसे एकटक देख रहा था। वो बोला, तुम्हें सब याद है? सब नहीं, पर कुछ कुछ याद है। जैसे ये बात कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। तो क्या हुआ? अब तलाक भी तो हो गया है। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। निक्की अपने माथे के बालों को स्टाइल से झटकते हुए बोली। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, राहुल बोला। प्यार? कमाल है, वो तो मुझे जाने कितनी बार हुआ है, पर जब से अपनी शादी का सपना देखा है, मैंने तय किया है कि शादी तो तुमसे ही करूँगी। तभी वहाँ उसके पापा आ गए। आरजू के पापा बोले, निक्की बेटा, चलो बेटा, सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उन्होंने राहुल को घूर कर देखा और निक्को को नीचे हॉल की तरफ लेकर चले गए। सभी हॉल में इकट्ठे हो गए थे। तब उदय की फैमिली स्टेज पर इकट्ठी हुई और निक्की के मिलने की खबर की अनाउंसमेंट की। सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। राहुल, ईशान और रॉकी सामने एक कॉर्नर में बैठे सब देख रहे थे। राहुल निक्की को देखे जा रहा था। उसे आरजू की याद आ गई। उसने आरजू को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। उसने 2-3 बार फ़ोन, लेकिन फ़ोन बंद ही आ रहा था। राहुल को कुछ चिंता हुई। फिर उसे ध्यान आया कि इस वक्त तो वहाँ रात हो गई, वो सो रही होगी। ये याद आते ही राहुल को खुद पर हंसी आई। उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। आरजू की नज़र उस पर ही थी। उसे समझ आ गया कि राहुल किसे फ़ोन कर रहा है। पार्टी पूरे जोरों पर थी। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उदय उन्हें सबसे मिलवा रहा था। उसने पूछा, सब ठीक है? हाँ भैया, इधर तो ठीक है, वहाँ देखिए। उसने राहुल की तरफ इशारा किया, जो बार बार अपना फ़ोन देख रहा था। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
ये मुस्कान इस बात की नहीं थी कि राहुल आरजू को फ़ोन कर रहा था, बल्कि इस बात की थी कि वो निक्की को पहचान नहीं पाया, और ख़ासकर राहुल। तभी डांस की अनाउंसमेंट हुई, सभी डांस फ्लोर पर आ गए। उदय उन तीनों को पकड़ कर ले आया। निक्की भी लड़कों की तरह नाच रही थी। उन्होंने पंजाबी बीट्स लगाए और नाचने लगे। राहुल ने आरजू को अपनी शादी में नाचते देखा तो उसे निक्की आरजू के मुकाबले झल्ली लगी। वो क्या करे, उसे रह रह कर आरजू की याद आ रही थी। पता नहीं क्यों वो निक्की को क्यों उससे कंपेयर कर रहा था। एक उसकी एक्स वाइफ है और दूसरी बचपन की दोस्त। आरजू तो इतना अच्छा नाचती है और ये तो नाचना जानती ही नहीं, बस उछल कूद कर रही है। खाना खाने लग गया था, सब खाना खाने लगे। उसके बाद उसके पापा उसे अपने उन दोस्तों से मिलाने ले गए जिनके जवान बेटे थे, सब एक से बढ़कर एक। कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, कोई वकील तो कोई आईएएस ऑफिसर। निक्की सबको हेलो हेलो करती रही, पर उसकी नज़र घूम फिर कर राहुल पर चली जाती। वो चुपचाप खाना खा रहा था और बार बार फ़ोन चेक कर रहा था। निक्की उसके पास चली गई और उससे चम्मच लेकर उसकी प्लेट में ही खाने लगी। उसने राहुल को खिलाना चाहा, पर राहुल ने मना कर दिया। बोला, मेरा हो गया है, तुम खा लो। निक्की खाते खाते बोली, तुम कल मिल सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, आ जाना, हम चारों मिलकर बैठेंगे। राहुल बोला, नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मैं अक्सर अखबारों में तुम्हें और लड़कियों के साथ देखती थी। क्या ये सब मेरे कारण करते थे तुम? मुझे उदय भैया ने बताया कि तुमने ये कभी माना ही नहीं कि मैं मर गई हूँ। थैंक यू मेरी वेट करने के लिए, अब मैं आ गई हूँ, उसने राहुल से चिपकते हुए कहा। राहुल ने उसकी बाह को अपने बाह से अलग किया और उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निक्की, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ आरजू से प्यार करता हूँ। तुम इस तरह ना करो तो अच्छा है। तुम आरजू से मिलना, तुम्हें भी पसंद आएगी। उदय भैया देखो, ये अपने वादे से मुकर रहा है। ईशान भैया, रॉकी भैया, आप भी तो गवाह थे, आप इसे बोलिए। निक्की बच्चों की तरह मासूमियत से विनती करते हुए बोली, ये तो मेरी शादी के गवाह थे, चाहे तो पूछ लो, कहकर राहुल ने उन सब की तरफ देखा। तभी निक्की को उसकी मम्मी ने बुला लिया। निक्की उन्हें वहीं पर छोड़कर अंदर चली गई। राहुल ने चैन की सांस ली। उसने उदय की तरफ देखा, इसे समझाते क्यों नहीं हो? जब इसे याद ही नहीं था तो ये सब उसे बताया ही क्यों? मैंने नहीं बताया, उसने सपने में देखा है, उदय बोला। चल राहुल, अब छोड़, भी बच्ची है, अभी आई है तो ऐसा कह रही है, जब तेरे बारे में जान जाएगी तो तेरी तरफ ऐसे ही नहीं देखेगी। ईशान ने हंसते हुए कहकर रॉकी को आंख मारी। रॉकी और उदय भी हंस पड़े। कमीनों, जिसके तुम जैसे दोस्त हो उन्हें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई लड़की मिलने दो, तुम्हारे सारे अगले पिछले रिकॉर्ड न बताएं तो देख लेना, राहुल ने ईशान को मुक्का मारते हुए कहा। सब खाना खा चुके थे, सो ईशान भागकर अपनी कार में बैठकर बोला, मनहूस, पहले कोई मिल तो जाने दे, बताते रहना फिर जो बताना है। अच्छा यारों, मैं चलता हूँ, बाय, कहकर वो निकल गया। उसके जाते ही राहुल और राकी भी चले गए। उदय ऊपर मम्मी के पास आ गया। मम्मी निक्की को गिफ्ट्स दिखा रही थी। उसने देखा कि ये चारों फिर से गुड़िया ही लाए हैं। निक्की बेटा, उस राहुल को रहने दे, अच्छा लड़का नहीं है। कभी कभी लड़की के साथ तो कभी किसी लड़की के साथ। कोई भी माँ उसे अपना दामाद न बनाना चाहेगी। अच्छा है तलाक हो गया है, अब दोबारा उसके पीछे मत पड़ना, मम्मी ने उसे समझाया। मम्मी, मैं आपकी बात कभी नहीं मोड़ती, पर मम्मी, मैंने ज़िंदगी में बस उसी से प्यार किया है, उसके सिवा किसी और की मैं नहीं हो सकती। प्लीज़ आप तो मेरी मजबूरी समझो, निक्की ने मम्मी को गले लगाते हुए कहा। उदय अंदर आ रहा था तो उसने भी निक्की की बात सुन ली। उसने कहा, मम्मी, आप लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये ठीक तो कह रही है, ये राहुल से प्यार करती है और राहुल इसे प्यार करता है। आपको राहुल में पता नहीं क्या कमी नज़र आती है। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे खुद से ज़्यादा जानता हूँ। अगर वो लड़कियों या मॉडल्स के साथ फिरता भी था तो यूं ही दिखाने के लिए। उसने कभी किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, न किसी को हाथ लगाने दिया। जानती हो मम्मी, एक बार उसके पापा ने स्पेशल इटली के फेमस फैशन डिज़ाइनर का बना हुआ कोट इसे गिफ्ट किया। जानती हो कितना महंगा था? उस दिन, जिस दिन उसने वो कोट पहना था, उस दिव्या ने उसकी बाह में बाह डाल दी। जानती हो, उसने दिव्या को तो परे धकेला ही, वो कोट भी उतार कर डस्टबिन में फेंक दिया। क्या? फिर तो वो पागल है। निक्की, तेरा क्या होगा? उसकी मम्मी उसे छेड़ती हुई बोली। मम्मी, वो मेरे साथ ऐसे नहीं थे, मेरी तो पूरी केयर करते थे, ये तो भैया ने भी देखा है ना भैया?
बताओ मम्मी को, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी कितनी केयर करते थे, आरजू बोली। हाँ मैं जानता हूँ, अब देखना यह है कि वो निक्की को पसंद करता है या आरजू का ही होगा, उदय बोला। तभी वहाँ दादा और पापा जी भी आ गए। सभी अपनी लाडली के पास बैठ गए। दादाजी बोले, बेटा यहाँ आने की खुशी में मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लो। कहकर उन्होंने निक्की की तरफ पेपर बढ़ा दिए। निक्की ने पेपर देखे, वो उनकी कंपनी के 15% शेयर थे। निक्की देखकर बोली, दादाजी ये क्या, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगी इनका। बेटा तुम पापा के साथ जाकर कंपनी संभालना, देखो ये तुम्हारे ही हैं। देखो इस कंपनी के 15% के शेयर तेरे और तेरी माँ के पास हैं। तेरे बाप के पास 20% है, 5% मेरे 3 दोस्तों के पास है, बाकी 35% मेरे पास हैं, दादाजी ने समझाया। दादाजी भैया को कुछ नहीं दिया, निक्की बोली। ऐसा मैं कर सकता हूँ भला, ये डॉक्टर है, इसने कंपनी का क्या करना है, सो इसे हॉस्पिटल ले दिया है, ये उसे संभाले, दादाजी बोले। आरजू को आज पता चला कि पैसों वाले की बातें ही कुछ और होती है। उसके पापा बोले, ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से, कहकर उसके पापा ने कार की चाबी उसे दी। तब उदय बोला, यार तुम सब ने चीटिंग की है, मुझे बताते तो मैं भी कोई बड़ी चीज़ लाता, अब ये लाया हूँ, ये लो, कहकर उसने एक गिफ्ट दिया। निक्की जल्दी से खोलने लगी। ये उनकी फैमिली फ़ोटो थी जो उदय ने चोरी से खींचकर फ्रेम करवा लाया था। आरजू बहुत खुश हुई। वो बोली, दादाजी, पापा जी, भैया ने आप दोनों से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दिया है, कहकर उसने फोटो को गले से लगा लिया। इसके जीतने से मुझे भी खुशी होती है, दुख तो तब होता अगर तेरा बाप जीतता, तो मैं थोड़े ही हार मानता। दादाजी हंसकर बोले। फिर कुछ देर सभी बैठकर हंसते रहे, फिर अपने अपने कमरे में चले गए। आरजू लेटी राहुल के बारे में सोच रही थी। वो कैसे फ़ोन देखे जा रहा था, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। उसने अपना फ़ोन निकालकर ऑन कर दिया। उसने जैसे ही फ़ोन ऑन किया, फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि राहुल का है। उसने कुछ देर बाद फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, क्या हाल है, मैं कब का फ़ोन कर रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या, रात सोने के लिए होती है, मैं फ़ोन बंद करके रख देती हूँ। वैसे भी मुझे क्या है, तुम जो मर्जी करो, मैं जो भी करूँ तुम कुछ नहीं कह सकते। जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, हमारा तलाक हो गया था, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आरजू बोली। तुम्हें किसने कहा कि तलाक हो गया है, जब मैंने वो पेपर आगे दिए ही नहीं तो तलाक कैसे हो सकता है। तुम बस ये याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, राहुल बोला। तो वो निक्की, उसके बारे में क्या ख्याल है, वो तुम्हारा बचपन का प्यार है, मैं भूल नहीं सकती। तुम नशे में भी उसी का नाम पुकार रहे थे। एक पत्नी के लिए इससे दुख की और क्या बात होगी कि उसका पति उसे बाहों में लेकर प्यार करे, लेकिन नाम किसी और का ले। आपको एहसास भी नहीं है कि मुझे उसका गला भर आया, वो पूरी बात भी नहीं कर पाई। निक्की के लिए मेरे अंदर कोई प्यार नहीं था, एक बचपना था, फिर बाद में एक गिल्ट थी कि वो मेरी वजह से खो गई है। मैं उसकी कहीं बात कहता रहा कि मैंने उससे ही शादी करनी है, लेकिन प्यार कभी नहीं किया। रही बात नशे में उसका नाम लेने की, तो सच कहता हूँ कि मेरे अंदर एक गिल्ट है कि मेरी वजह से वो खोई है। बस नशे में यही बात दिमाग में आ गई होगी, राहुल बोला। तुम आज कुछ भी कहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तलाक के कागज़ देखे हैं, अपना तलाक हो चुका है। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, आरजू बोली। आरजू रुको, मेरी बात तो सुनो, वो निक्की वापस आ गई है क्या, वो निक्की जो बचपन में खो गई थी, वो मिल गई। तुम मिल कर आए हो, चलो अच्छा हुआ, अब तो तुम उससे साफ साफ बात कर लेना, तुम्हारे मन का गिल्ट भी दूर हो जाएगा। ओके, गुड नाइट, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बाद में उसके दिमाग में आया कि उसने गलती से गुड नाइट निकल गया, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करने के बाद राहुल सोचता रहा कि ये निक्की उदय को अचानक कैसे मिल गई, इतने सालों में तो नहीं मिली, खैर मुझे क्या लेना। लेकिन ये आरजू को क्या हुआ, उसे किसने तलाक के कागज़ दिए, कहीं पापा ने तो नहीं दिए। नहीं, पापा तो हमें अलग नहीं करेंगे, कहीं ये उदय का काम तो नहीं उसने किया हो। ये सोचते ही राहुल ने उदय को फ़ोन किया। कुछ देर बजने के बाद उदय ने फ़ोन उठाया। हेलो, क्या बात है राहुल, सब ठीक तो है। मुझे ये बता कि आरजू को तलाक के कागज़ तूने दिए। हाँ मैंने दिए थे, मैं चाहता था कि तुम निक्की के आने से पहले ही तैयार हो जाओ। मैं नहीं चाहता था कि आरजू तेरे और निक्की के बीच में आए। अब सब ठीक है, निक्की आज तुझसे मिलकर बहुत खुश हुई है, वो जल्द से जल्द तुझसे शादी करना चाहती है, उदय बोला।
लेकिन तुम्हें पता है उदय कि मैं सिर्फ आरजू को चाहता हूँ, उसके सिवा किसी और से मैं शादी तो दूर किसी को अपने साथ होने का सपना भी नहीं देख सकता। निक्की के लिए हम मिलकर कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, राहुल बोला। राहुल, तुम इस तरह निक्की का दिल नहीं तोड़ सकते। इतने सालों बाद वो मिली है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। वो सबको भूल गई थी, उसे सिर्फ तुम और तुम्हारे साथ की शादी याद रही, और तुम कहते हो कि उसकी किसी और से शादी करा देंगे। देख, तेरा और आरजू का तलाक हो चुका है, तो अब तू भूल जा उसे। उसे और बहुत मिल जाएंगे, पर अपनी निक्की को नहीं। राहुल, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता, प्लीज़, उदय ने विनती करते हुए अपनी आवाज़ में दर्द भर कर कहा। असल में उसे खूब हंसी आ रही थी राहुल को उल्लू बनाने में। उदय, दोस्ती का वास्ता मैं देता हूँ तुझे। देख, निक्की आई अभी है, उसे अब किसी से भी प्यार हो जाएगा। शायद कोई ना कोई मिला भी हो, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं आरजू के बिना किसी को नहीं अपनाऊंगा। मेरे पापा मुझे कह कर गए हैं कि जैसे भी करके आरजू को वापस लाओ, और मैंने उनसे वादा भी किया है, राहुल बोला। राहुल, तुमने कब पापा की बात मानी है जो आज मान रहे हो? वादे की बात करते हो तो वादा तुमने निक्की से भी किया था मेरे सामने, उस वादे का क्या? अब तुम मुकर नहीं सकते। अच्छा, ठंडे दिमाग से सोचना, कल बात करते हैं, गुड नाइट। कहकर उदय ने फ़ोन काट दिया। उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। उसने आरजू को मैसेज किया, जाग रही हो? हाँ, आरजू का रिप्लाई आया। उदय उसके कमरे में गया और उसे बताने लगा। तुम्हें क्या बताऊं, बेचारे का जो हाल था, मुझे हंसी भी आ रही थी और उस पर तरस भी आ रहा था। वो एक ही बात पर अड़ा रहा, मुझे आरजू से प्यार है, मैं निक्की से शादी नहीं कर सकता, और हंसने लगा। उदय हंसी से लोटपोट हो रहा था। बड़ा मजा आ रहा है आपको? मुझे तो तरस आ रहा है उस पर गलती की है उसने तो अब भुगतनी तो पड़ेगी ही। उसे किसने कहा था तलाक मांगने को? मैंने भी बाहर वाले नंबर से उससे बात की थी, यही सब कह रहा था। निक्की मेरा बचपना है, तुम तो मेरा प्यार हो, वगैरह वगैरह, आरजू बोली। तुमने फ़ोन क्यों किया? तुम्हें मना किया था ना, उदय बोला। मैंने नहीं किया, मैंने जो ही फ़ोन ऑन किया था कि उसका फ़ोन आ गया। पर आप चिंता न करें, मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली, आरजू बोली। यार सच में, मैंने बचपन के बाद आज इतना मज़ा किया है। तेरे साथ ही मेरा बचपन भी चला गया था। हर घड़ी बस तुझे ढूंढने की पड़ी रहती। मैं अकेला ही नहीं, हम चारों का भी यही हाल था। उनके साथ ने ही मुझे बचा कर रखा। सबसे ज़्यादा राहुल ने साथ दिया। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, बाकी तो सब छोड़ गए थे। बात करते करते उसकी आंखें भर आई। अगले दिन प्लान के मुताबिक निक्की तैयार होकर बाइक लेकर राहुल की कंपनी में पहुंच गई। उदय का कार्ड उसके पास था तो उसे किसी ने रोका नहीं। वो सीधे राहुल के कमरे के पास पहुंच गई। वो बिना नॉक किए अंदर चली गई। राहुल बैठा फाइल्स देख रहा था। उसे देखते ही उसने फाइल बंद करके उसे बैठने को कहा और पूछा, तुम फ़ोन कर देती? क्यों? फिर क्या तुम मेरे लिए कंपनी को सजाते, फूल मंगवाते? तो क्या हुआ, अब मंगवा दो, हम इंतज़ार में बैठे हैं, निक्की ने मजाक किया। नहीं, ये सब तो नहीं, कम से कम तुम्हें कोई दिक्कत तो ना होती। अच्छा, क्या लोगी? नाश्ता किया है या नहीं, राहुल ने पूछा। कुछ भी मंगवा लो, तुम्हारी पसंद अच्छी ही होगी। वैसे भैया बता रहे थे कि तुम मुझे बहुत याद करते थे। सबने मान लिया था कि मैं मर गई हूँ, बस तुम और भैया ने नहीं माना था। क्या इतना प्यार करते हो मुझसे? निक्की बोली। निक्की, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैं अब आरजू से प्यार करता हूँ। उसके बिना मैं किसी और का हो ही नहीं सकता, राहुल बोला। तुम कुछ भी कहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा और उसका तलाक हो चुका है। तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते, निक्की बोली। असल में वो मन में बहुत खुश हो रही थी कि राहुल उसे प्यार करने लगा है। खुशी के मारे उसका दिल कर रहा था कि वो राहुल को गले लगा ले। उसे अपना तड़पना याद आ गया। फिर वो उठकर राहुल के पास गई और उसके साथ सेल्फी ले ली। राहुल ने कुछ नहीं कहा, उसने ऐसे ही 3-4 फोटोज़ ली। राहुल जो भी करता, निक्की बैठी उसे देखते ही रही। उसे आज राहुल बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे बीमारी के वक्त राहुल का उसका ख्याल रखना याद आ रहा था। कैसे राहुल प्यार से उसे बिठाता था, खिलाता था आदि। वो उसे प्यार से देख रही थी। वो भूल गई थी कि वो निक्की बनी हुई है। उसने राहुल को प्यार से पुकारा, राहुल। राहुल ने एकदम से फाइल पर से मुंह उठाया। उसे लगा था जैसे आरजू ने उसे पुकारा हो, जैसे वो अक्सर पुकारती थी। उसने निक्की की तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आया प्यार, जैसे आया था वैसे ही चला गया। राहुल को कुछ शक हो गया। निक्की ने उसकी आंखों में वो प्यार देखा था,
उसे पता था कि वो प्यार आरजू के लिए था। वो खुश थी। वो बोली, राहुल क्या तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते? मुझे कुछ भी याद नहीं था पर तुम याद थे। मुझे पार्क का वो कोना आज भी याद है जहाँ हम दोनों छुपे थे। क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? मैं हमेशा सोचती थी कि वापस आने के बाद मैं तुम्हें लेकर वहाँ जाऊँगी। आज आज वो निक्की, सॉरी मैं नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। ऊपर से तुम उदय की बहन हो। मैं मानता हूँ कि हम बचपन में ऐसी बातें करते थे पर वो सब बचपन में ही ख़त्म हो गया। हाँ, हम दोस्तों की तरह रह सकते हैं। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। चलो फिलहाल दोस्ती ही सही, निक्की बोली। राहुल के मन में शक सा बैठ गया था। उसने पूछा, निक्की तुम इतने साल कहाँ थी? इसका सवाल सुनते ही वो परेशान हो गई। उसका जवाब तो उसने सोचा ही नहीं था। वो खड़ी हुई और बोली, राहुल तुम बिजी लगते हो, मैं फिर कभी आऊँगी, कहकर वह उठी और चल दी। क्या राहुल निक्की और उदय की चाल समझ जाएगा कि निक्की ही आरजू है? यह सब जानने के बाद राहुल का क्या फैसला होगा? क्या निक्की के किडनैपर फिर उसे किडनैप करने की कोशिश करेंगे? क्या राहुल और आरजू एक हो पाएंगे हमेशा के लिए? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।